कितने कर लिए थे? 8.1 के 5। आज छठे से करना है। पर ये जो 6th क्वेश्चन है ना, छठा सवाल, ये लास्ट में करते हैं। इसके जैसा एक एग्जांपल भी है, तो ये लास्ट में देखते हैं। 7 से शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट, क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। कोट थीटा दिया हुआ है। अब कोट थीटा दिया हुआ है, अभी पिछले उसमें करके दिखाया ना, कोई सी एक चीज़ दे दो तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आएंगी। इससे इसका उल्टा करोगे tan निकल आएगा। वो ट्रायंगल बना के पाइथागोरस लगा के वो सारे साइन कोस सब निकल आएंगे। तो निकाल लेते हैं। साइन और कोस इसमें पुट करना है, तो ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये मान लिया थीटा, ठीक है। कोट थीटा 7/8 दिया हुआ है। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा। tan क्या होता है? p/b। तो ये क्या होएगा? b/p। तो बेस हो गया 7k, परपेंडिकुलर हो गया 8k। पहली बात ये बता रखा है ना, 7 का मल्टीपल आएगा, 8 का मल्टीपल आएगा, तब इसे डिवाइड करोगे तो ये कट पीट के 7/8 आ रहा है। तो ये पता होना चाहिए बेस जो है वो 7 नहीं है, 7k है, 7k। पर तुम सिर्फ 7 और 8 लेके भी सोल्व कर सकते हो। आंसर तो वही है ना, लास्ट में k कट जाता है। तो जैसा तुम्हारे स्कूल में अलाउ करते हैं वैसे तुम कर सकते हो। मतलब अगर मान लो मैडम कहती है भाई k लिख के करना है, तो k लिख के भी कर सकते हो। पर नहीं तो मेन बात तो वैसे असली बात तो यही है कि बेस जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, 7k, और परपेंडिकुलर जो है वो 8 का मल्टीपल होगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो 7k 8k कुछ भी लो, सिर्फ 7 और 8 भी ले सकते हो। तो अब क्या, बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। 7 का स्क्वायर 49k, 8 का स्क्वायर 64k, ये 49 और ये 64, तो ये कितना आ गया? 113k। पर यहाँ पे स्क्वायर आएगा, k²। p क्या था? 8k, तो 8k का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k²। तो ये आ चुका 113k²। h क्या आएगा? रूट में 113k², यानी कि रूट में 113, और ये k बाहर है। कईयों को ये भी नहीं पता होता k अंदर लिखना है या बाहर लिखना है। k बाहर है भाई, ये k का स्क्वायर से k का रूट तो कट चुका ना, तो k बाहर है। h आ चुका है, ये वो निकालना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो साफ साफ दिख रहा है, तो ये लगा ही लो। ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b²। तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यार a प्लस बी a माइनस बी, तो a², 1 का स्क्वायर 1 माइनस b², साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है ना क्या चीज़ है? साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज़ है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बात हम कर चुके हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, कि पहले साइन थीटा की कोई वैल्यू आएगी, उसका तुमने स्क्वायर करना है। तो ये क्या होएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन थीटा क्या आएगा? p अपॉन h। ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p अपॉन h, यानी कि 8k अपॉन रूट 113k। अब ये देखो k से k कट गया ना, तो तुम चाहो तो 8 अपॉन रूट 113 डायरेक्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे k लेने की ज़रूरत है नहीं, और असली मतलब यही है कि ये 8k होगा, 8 का मल्टीपल होगा। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये क्या चीज़ है? साइन थीटा का स्क्वायर, तो कर दिया p अपॉन h का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा b अपॉन h, 7 अपॉन रूट 113
ठीक है, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113, 8 का स्क्वायर, और ये इसके स्क्वायर से तो ये इसका रूट कट जाएगा। अब ये स्क्वायर है पूरे के ऊपर, तो इसके ऊपर भी इसका स्क्वायर जाएगा और इसके ऊपर इसका स्क्वायर जाएगा, यानी कि m अपॉन n का होल स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। स्क्वायर इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। तो चला क्या भाई, कर दिया। अब ये एलसीएम लूँगा मैं, क्या आएगा, रूट 113, इधर क्या बनेगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, क्या आ गया वो 49। इसे कैसे सोल्व करते हैं, ये दोनों आपस में, वो दोनों आपस में, यानी कि 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113, 113 से 113 गया, 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64 ये आया है। अच्छा, पहली बात ना, ये हमने 8.1 एक्सरसाइज से किया है। यही सवाल अगर 8.3 में होता, नहीं 8.3 मतलब हाँ जो भी तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें होता ना, तो क्या करते, 8.3 के हिसाब से होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कोट का होल स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर करना था 49 अपॉन 64, और आंसर वही आ रहा है 49 अपॉन 64। ठीक है, पर पहली एक्सरसाइज का सवाल है तो पहली एक्सरसाइज के हिसाब से ही करना है, क्योंकि हमें क्या पता अभी पहली एक्सरसाइज में तुम्हें तीसरे की आइडेंटिटी पता चलेगी नहीं ना। तो पहली एक्सरसाइज के हिसाब से करा, साइन थीटा की वैल्यू पुट करी, कोस की वैल्यू पुट करी। नहीं तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम इसको इस तरीके से ना करते, क्या करते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिखते साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट का स्क्वायर करना है हमने, कोट का स्क्वायर 49 अपॉन 64। अगला पार्ट लो भाई, अगले पार्ट में पूछा ही यही है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा यानी कि कोट थीटा का स्क्वायर। ये लास्ट बार बता रहा हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगा, अब नहीं बताऊँगा। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है कोट थीटा होगा और उसका स्क्वायर करना है। तो कोट थीटा दे रखा है 7/8, तो उसका स्क्वायर 49 अपॉन 64। बस। 8वां सवाल, इफ 3 कोट A इज इक्वल टू 4, 3 कोट A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और नोट 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और नोट। क्या ये है या नहीं है, बस ये तो तुम्हें LHS निकालना है, RHS निकालना है, दोनों इक्वल ही आएंगे। पर करना क्या है, अब ये कोट A है, कोट से tan A तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, कोट का उल्टा। कोट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4/3 दिया हुआ है ना, ये 3 यहाँ नीचे जाएगा, तो ये 4/3 दिया हुआ है ना कोट, तो tan तो दिख जाएगा 3/4। निकालना कोस और साइन, तो फिर से वही ट्रायंगल, कोट A 4/3 दिया हुआ है, ये माना A, तो B/P यानी कि ये 4 और ये 3, तो ये पता क्या आएगा, 5 आएगा। लगा लो h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25, तो h आ गया 5, हाइपोटेन्यूज 5 आ चुका है। तो साइन A चाहिए, साइन A क्या होगा, P/H 3/5, और कोस A चाहिए, कोस A क्या होगा 4/5, tan A क्या होगा, इसका उल्टा यानी कि 3/4, या फिर P/B। अब जो चीज़ प्रूव करनी थी उसमें LHS क्या आएगा, ये देख रहे हैं, LHS 1 माइनस tan A का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan A का स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan A 3/4 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू
7/16, 25/16, 16 से 16 गया 7/25। ये तो आया LHS। अब निकाल रहा हूँ RHS। RHS में क्या निकालना है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है। cos ए क्या आया? 4/5 यानी कि 16/25 स्क्वायर ये होएगा। साइन क्या है? 3/5 यानी कि 9/25। 25 एलसीएम, 16 में से 9 गया भाई 7। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये है, जो बात बोल रहा है वो सही है, गलत नहीं है, और ये प्रूव भी कर देंगे हम। अभी तो वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू से प्रूव कर दिया, नहीं तो ये क्वेश्चन भी है, आइडेंटिटियाँ होती हैं, उनसे प्रूव करना होगा लास्ट एक्सरसाइज में, तो प्रूव भी कर देंगे। अभी तो वैल्यू से प्रूव कर दिया कि हाँ ये सच बात है। कोट ए दे रखा था, साइन टेन कोस निकाला और डायरेक्ट पुट करा और आंसर निकाले भाई। इसके बाद 9वां सवाल, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल है B पे। tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस साइन A cos C प्लस cos A साइन C। इसकी वैल्यू निकालनी है। tan A दे रखा है 1/√3, तो tan A दे रखा है 1/√3 यानी कि ये क्या होता है? P/B। तो परपेंडिकुलर 1 बेस √3। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर भाई, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 आ गया इसका सम, तो H आ गया 2। ये चीज़ 2 आ चुकी है, ठीक है। साइन ए क्या आएगा? P/H 1/2। कोस C क्या आएगा? कोस C यानी कि B/H। C के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो कोस C B/H। कोस ऑफ A √3/2। साइन ऑफ C, C का साइन √3/2। क्या बन गया? 1/4 प्लस 3/4, 4/4, 1। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, और एलसीएम और आंसर। इसके बाद दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? कोस A कोस C माइनस साइन A और साइन C। इसमें क्या आएगा? कोस A पे कोस निकालना है B/H √3/2। C पे कोस निकालना है 1/2। साइन पे A पे साइन निकालना है, A पे साइन 1/2। C पे साइन √3/4 माइनस √3/4, जो कि सीधा सीधा 0 बनता है। बस 9वां ख़त्म। 10वां 10th में क्या है? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ इज इक्वल टू 5। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। PQR ट्राइंगल है और Q राइट एंगल है। PQR ट्राइंगल है, लो भाई बना दिया PQR, और Q आना है राइट एंगल पे, ठीक है। क्या बोल रहा है? PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PQ इज इक्वल टू 5। और निकालना क्या क्या है? साइन P।
कोस पी tan p। तो P B H सभी निकालना है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सभी निकालना पड़ेगा, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। दे क्या रहा है, बोल रहा है PR प्लस QR, PR और QR का सम दे रखा है 25, PQ दे रखा है 5। तो कैसे करना है देख लो। PR स्क्वायर, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस या ये परपेंडिकुलर ये बेस, कुल मिला के इन दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू PR स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के इक्वल ये करें, ठीक है। अब PR स्क्वायर, PQ तो मुझे दे रखा है 5, तो इसका स्क्वायर तो 25 लिख दिया डायरेक्ट, और ये बना QR स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब ये QR स्क्वायर को मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, PR माइनस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR दे रखा है कितना, क्या कर दिया सुन लो। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ दे रखा था 5, तो PQ का स्क्वायर 25, ठीक है। इसको मैं उधर ले गया, क्यों ले गया, क्योंकि मुझे ना यहीं पे दिख गया कि है ना ये मैं माइनस में लेके जाऊंगा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B, A प्लस B, A प्लस B मुझे दे रखा था, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब PR माइनस QR के ब्रैकेट के बाद 25 है, यानी कि 25 पूरे से मल्टीप्लाई है, यानी कि उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 25 से 25 कटा 1, PR माइनस QR आ चुका जी 1, PR प्लस QR दे रखा है 25 और PR माइनस QR आ चुका है 1। तो दो बातें और दो ही लेटर निकालने के लिए बोल रहा है, दो ही चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है, दो ही बातें दे भी रखी हैं। तो तीसरा चैप्टर एलिमिनेशन मेथड कट गया, 2PR इज इक्वल टू 26, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है लगा लो, क्या दे रखा है सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर आ चुका है, QR 5 दे रखा है, इसका और इसका सम कितना था 25, तो ये 13 तो ये 12, ये 13 तो ये 12, PQ क्या आ गया 12 और QR क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, लगा लेना खुद, ठीक है। निकालना क्या था साइन P, लिख ही दो क्या यहाँ पे, क्या आ गया 12, 13 और 5, साइन P बताना है, साइन P तो 5/13 और कोस P 12, 13, tan P 5/12, tan P P/B, ये करना था। कुल मिला के पाइथागोरस थ्योरम लगानी शुरू करी और मुझे यहाँ पे दिख गया था कि PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर से ना A माइनस B A प्लस B बन रहा है और A प्लस B दे रखा है, ये करा। अब इसके बाद 11वां सवाल ट्रू फॉल्स, 11वें सवाल में ट्रू फॉल्स है, ये ऐसे ही पढ़ देता हूँ। क्या है 11वें सवाल में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, बोल रहे tan A की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। क्या tan A की वैल्यू हमेशा ये आएगी 1 से छोटी छोटी। tan A क्या होता है, एक ट्रायंगल में मान लो ये एंगल है A, ठीक है, tan A क्या होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P और B का रेशियो होगा, P और B। एक बात बताओ, A अगर मैं बहुत बड़ा खोल दूँ, ये है जी ट्रायंगल, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये एंगल A, अब ये छोटा बड़ा कितना ही कर लो, ठीक है।
और tan क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो बता रहा है। तो अगर मैं इस एंगल को ज़्यादा खोल दूँ तो ये परपेंडिकुलर बड़ा आ जाएगा, बेस छोटा आ जाएगा। tan भाई क्या बताता है, tan थीटा P अपॉन बी ही तो बताता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कभी P B से बड़ा हो सकता है क्या? परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है? अरे यार ये लो, ये एंगल इतना खोल दिया, इतना खोल दिया, तो परपेंडिकुलर बेस से बड़ा तो जाएगा ही जाएगा। इसी में ही देख लो, इतना खोल रखा तो ये लाइन तुम्हें इससे बड़ी नहीं दिख रही। अगर ऊपर बड़ा नंबर आएगा नीचे छोटा नंबर आएगा, ऊपर बड़ा नंबर आएगा नीचे छोटा नंबर आएगा, तो डिवाइड करोगे तो 1 से तो ऊपर वैल्यू ही आएगी। तो ये फॉल्स है। इसी सवाल में देख लो, पिछले में ही देख लो, इसमें तो वैसे tan P निकालने की बात कर रहा था, तो ये 5/12 आ गया। अगर मान लो tan R निकालना होता, tan R, तो 12/5 ना आता, 12/5, तो 12/5 2 से भी बड़ी वैल्यू आ गई। तो ये तो 1 से छोटा नहीं होता, tan हमेशा 1 से बड़ा भी हो सकता है। दूसरा, secant A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। secant A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। कह रहा है क्या किसी एंगल के लिए secant A की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? कुल मिला के ना, इसमें पता है क्या बोलना चाह रहा है, 1 से बड़ी जा सकती है क्या, जान के ये पूछना चाह रहा है। वो बोल रहा है secant A इज इक्वल टू 12/5 से वो यूँ पूछना चाह रहा है क्या secant की वैल्यू 1 से बड़ी जा सकती है। इसमें 1 से बड़ी जा रही है ना, वो यूँ पूछना चाह रहा है कि क्या 1 से बड़ी जा सकती है। secant क्या होता है, b नहीं, h/b, h/b। cos क्या होता है, b/h होता है ना, तो secant क्या होता है, cos का उल्टा, यानी कि h/b, h/b। क्या h, क्या हाइपोटेन्यूज, ऊपर वाली रखने वाली चीज नीचे वाली से बड़ी आ सकती है? अरे पक्का ही आएगी। h तो हमेशा ही बड़ा होता है ना b से, h तो हमेशा ही बड़ा होता है ना b से, तो ये वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ी आने ही वाली है, तो ये आ भी सकती है, कुछ भी आ सकता है। फिर 1 से बड़ी आनी है तो कुछ भी ले सकते हो तुम, तो ये आएगी ट्रू, ये वैल्यू आ सकती है, क्योंकि secant A की वैल्यू h/b और वो 1 से बड़ी आ सकती है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा रखना होता है। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बेस से बड़ा होता है, तो h को b से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा ही नंबर आएगा, तो इसलिए secant A की वैल्यू ये 1 से बड़ी हो सकती है, यानी कि ये वैल्यू किसी भी एंगल पे हो सकती है। तीसरा, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। बोल रहा है क्या ये cos A जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, cosecant A की। फॉल्स। अरे कोसिकेंट, कोसेक तो वो होता है ना, कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, बताया तो था। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोस इसकी शॉर्ट फॉर्म है, नहीं, कोस अलग है, कोसेक अलग है। ये जो है वो साइन का उल्टा है। चौथा, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये लो, जो पहले दिन बात नहीं करी थी मैंने, मुझे याद आ गई थी, मैंने बोला था कि एक बार किसी ने ऐसे काट दिया था, उसे लगा मल्टीप्लाई, वही सवाल ट्रू फॉल्स में पूछ लिया। बोल रहा है कोट ए जो है क्या वो कोट और ए का प्रोडक्ट है? नहीं, समझा चुका हूँ ना, ये फंक्शन है, इस पे लग रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं है, कुछ अलग ही सामान है, अलग ही चीज़ है ये, तो फॉल्स। पांचवा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। बोल रहा है साइन थीटा 4/3 किसी एंगल के लिए 4/3 हो सकता है। एक बात बताना, साइन थीटा क्या होता है, P/H, P/H। क्या ऊपर रखने वाली चीज नीचे वाली से बड़ी हो सकती है? यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है। परपेंडिकुलर तो हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, बोला तो था, ये सबसे बड़ी साइड है, इन दोनों से बड़ी ही आएगी। तो नीचे बड़ा रखना है, ऊपर छोटा रखना है, तो यानी कि साइन थीटा जो है वो हमेशा 1 से छोटा आएगा।
पी में हमने h से छोटी वैल्यू डालनी है, तो डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में नंबर आएगा और 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कभी भी 1 से ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये ऐसे सोचने थे, ये वाले ट्रिपल्स ऐसे सोचने थे कि भाई पी बाई एच रखो, यूं देखो क्या ये वाला नीचे वाले से ऊपर बड़ा आ सकता है या नहीं आ सकता, जो भी है यूं करके सोचना था। तो ये नहीं आ सकता, इसलिए ये फॉल्स है। 4/3 तो 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब करते हैं भाई छठा सवाल। बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। क्या बोल रहा है छठे सवाल में कि if angle A and angle B are acute angles then such that cos A is equal to cos B, then prove एंगल A is equal to एंगल B। बोल रहा है ये प्रूव कर दो। कह रहा है अगर cos A is equal to cos B है ना, तो एंगल A is equal to एंगल B है, प्रोवाइडेड A and B are acute angles। ये बात समझ नहीं आएगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ आएगी 11वीं में कि ये लिखना क्यों जरूरी है, A और B acute angles होने चाहिए। अभी यूँ समझ लो cos A is equal to cos B, तो A is equal to B, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो करेंगे भाई बढ़िया तरीके से, 3 तरीकों से करेंगे। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, पहले काला पेन उठा लूँ। लो भाई देखो, पहली बात क्या दे रखा है, ए और बी एक ही ट्रायंगल के एंगल है, बोल रखा है, यहाँ पे नहीं बोल रखा ना। तो अगर ये अलग अलग ट्रायंगल के हैं तो क्या cos A और cos B इक्वल है, तो cos A क्या होएगा, एंगल ए पे cos से पहले नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल में पूरा, C D E और ये F। cos A क्या निकलेगा, cos A क्या आएगा भाई, A पे cos लगाना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि DA अपॉन CA, DA अपॉन CA किसके इक्वल है, FB अपॉन EF, B पे cos, FB अपॉन EF बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इक्वल है बोल रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, क्या कर लो, DA ये साइड है ना, इसके नीचे इसी ट्रायंगल की ये वाली साइड ले आओ, FB इस वाली को नीचे ले आया, CA ऊपर चला गया, CA अपॉन EF। क्या करा है मैंने, DA अपॉन FB, FB को नीचे ले आया, DA अपॉन FB, CA और EB। हाइपोटेन्यूज है ना EB को यहाँ ले आया, EB तो यहीं था, FB को नीचे ले आया, CA को उधर ले गया। ठीक है, DA अपॉन FB, CA अपॉन EB। ठीक है, इतना हमें पता है, गिवन से ही पता लग रहा है इतना। अब इसे मैंने मान लिया कि DA अपॉन FB, CA अपॉन EB इक्वल है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो मैंने वैल्यू के इक्वल मान ली। सही है, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ कि यहाँ से इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा, CD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, CD स्क्वायर की CA स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर, और इस ट्रायंगल में EF स्क्वायर इज इक्वल टू EB स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर। कैसे कर दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। CD का स्क्वायर क्या आएगा, CA स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर। ऐसे ही इसमें EF का स्क्वायर क्या आएगा, EB स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर।
ठीक है, ये कर रहा है। तो सी डी इज इक्वल टू रूट सी ए माइनस डी ए, यहाँ से स्क्वायर हटा रूट लग गया। इधर ई एफ इज इक्वल टू रूट ई बी माइनस एफ बी। सही है। सी डी तो ये है, ठीक है। ई एफ क्या आएगा, ई एफ ई बी का स्क्वायर माइनस एफ बी का स्क्वायर, ई बी का स्क्वायर माइनस एफ बी का स्क्वायर। अब यहां से ई बी किसके इक्वल है, या एक काम करो ई एफ मत निकालो, यहाँ पे ये देख लो तुम, सी डी किसके इक्वल है, रूट में सी ए स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर, ठीक है। सी ए किसके इक्वल है, के इंटू ई बी डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई, के इंटू ई बी, के इंटू ई बी। डी ए किसके इक्वल है, के इंटू एफ बी, डी ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू के है, तो एफ बी यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि के इंटू एफ बी। के स्क्वायर ई बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एफ बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, के स्क्वायर पहले कॉमन लिया, ई बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, के बार रूट में ई बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी आ चुका है इसके इक्वल। अब मैं अगर सी डी अपॉन ई एफ निकाल लूँ, सी डी अपॉन ई एफ, तो क्या आएगा वो, इसके इक्वल आएगा। सी डी की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, के इंटू रूट में ए बी ई बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। ई एफ की वैल्यू जो नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से आ रही थी, ई एफ की वैल्यू ई बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। अब ये तो ये कट रहा है, रूट वाला समान तो कट रहा है, ये सिर्फ के इक्वल आ रहा है, यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया, डी ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू के इक्वल तो ये दोनों थे ना, ये रेशियो भी मैंने के इक्वल प्रूव कर दिया। तो क्या हो गया, डी ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ। ये आ चुका के इक्वल, ठीक है। के अब के को तुम छोड़ो, ये तीनों चीज़ें इक्वल आ चुकी ना, ये तीनों चीज़ें इक्वल आ चुकी ना, डी ए अपॉन एफ बी, सी ए अपॉन ई बी, सी डी अपॉन ई एफ। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग sides is equal, ratio of corresponding sides is equal, CD upon EF, DA upon FB, CA upon EB इक्वल है। तो छठे चैप्टर से क्या होता है, इसका मतलब ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर क्या हो गए तो, ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल का मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। हमें तो सिर्फ ए और बी से मतलब है, ये दोनों इसके इक्वल आ चुके हैं। करा क्या, फिर से सुन लो, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन है। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डी ए सी ए एफ बी ई बी ये लिखा है, इक्वल है। अब मैं क्या कर गया, डी ए के नीचे एफ बी ले आया, डी ए के नीचे एफ बी ले आया, सी ए के नीचे ई बी ले आया। क्यों, क्योंकि ना मुझे छठा चैप्टर लगाना था, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना था। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे आएगा, डी ए अपॉन एफ बी चाहिए मुझे,
तो डी ए अपॉन एफ बी ले आया भाई, एफ बी इधर ले आया, डी ए अपॉन एफ बी। तुम चाहो तो डी ए को इधर ले आओ, एफ बी अपॉन डी ए, ई बी अपॉन सी ए, तो ई एफ अपॉन सी डी निकालना बाद में, वो के इक्वल आ जाएगा। जैसे करना हो वैसे करो। क्या कर दिया मैंने, डी ए के नीचे एफ बी ले आया, डी ए के नीचे एफ बी, सी ए के नीचे ई बी, ठीक है, के इक्वल मान लिया। अब यहाँ से निकाला मैंने, इन दोनों साइड्स का रेशियो और निकालना है, सी डी अपॉन ई एफ और निकालना है। तो पहले सी डी निकालूंगा और ई एफ निकालूंगा। सी डी निकाला, ई एफ निकाला। सी डी क्या आया, रूट में सी ए स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर, ई एफ क्या आया, रूट में ई बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। अब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है और मुझे के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सी ए को लिख दूंगा के ई बी, और डी ए को क्या लिख दूंगा, के एफ बी यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, के एफ बी, सी ए स्क्वायर डी ए स्क्वायर, के ई बी का स्क्वायर, के एफ बी का स्क्वायर, के स्क्वायर बाहर, के बाहर, अंदर क्या बचा, ई बी स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। क्यों बचाना ही मुझे यही था, ताकि मैं इसको और इसको काट सकूं और सी डी अपॉन ई एफ के आ जाए। तो सी डी अपॉन ई एफ निकाला, के आ गया, ठीक है। तो सी डी अपॉन ई एफ भी इन दोनों के इक्वल आ चुका, सी डी ई एफ, डी ए ई बी, सी ए एफ ई बी, समझ रहे हो, सी डी ई एफ, डी ए एफ बी, सी ए ई बी इक्वल। तो जो मुझे छठा चैप्टर लगाना था वो मैंने लगा दिया, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल इक्वल, ए और बी इक्वल। तो भाई ये तो था एक तरीका, ठीक है। दूसरा सुन लो। दूसरे में मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने क्या बोल रखा है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है गिवन, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, इसमें भी छठा ही चैप्टर लगना है। देन प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बोल रहा है ये प्रूव कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, लेट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। भाई तुम कह रहे हो ना इसे प्रूव कर दो, मैं मान लेता हूँ एंगल ए और एंगल बी इक्वल ही नहीं है, तो देख लेते हैं क्या होता है। अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल नहीं है, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, तो अगर एक भी एंगल इक्वल ना हो कोरस्पॉन्डिंग वाला, तो क्या होता है, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। सिमिलर प्रूव करने वाली जो वो होती है, रूल होता है, क्या होता है, ए होता है, यानी कि उसमें तीनों एंगल्स इक्वल आने चाहिए। जब ये और ये एंगल इक्वल नहीं आया, तो ये और ये एंगल इक्वल भी नहीं आएगा। ये तो 90-90 है, अगर ये अलग अलग हो गए तो ये अलग अलग भी होंगे, मतलब कि कुल मिला के ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब ट्रायंगल्स अगर ये सिमिलर नहीं है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम नहीं होगा। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज नॉट इक्वल। अगर ये सिमिलर नहीं है तो इनका रेशियो सी डी अपॉन ई एफ, डी ए अपॉन एफ बी, सी ए अपॉन ई बी इक्वल नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, डी ए अपॉन एफ बी और सी ए अपॉन ई बी और सी डी अपॉन ई एफ इक्वल नहीं होंगे। डी ए एफ बी सी ए ई बी सी डी ई एफ इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है। इसे छोड़ो, मुझे तो इससे मतलब है। इससे क्या निकल के आ रहा है, डी ए अपॉन एफ बी इज नॉट इक्वल टू सी ए अपॉन ई बी। डी ए एफ बी सी ए ई बी, यही दोनों क्यों लिए, बेस हाइपोटेन्यूज बेस हाइपोटेन्यूज, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सी ए को ना डी ए के नीचे ले जाओ, तो डी ए अपॉन सी ए, और ये एफ बी यहाँ नीचे था उसको ऊपर ले जाओ, नॉट इक्वल टू एफ बी अपॉन ई बी। डी ए अपॉन सी ए
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू एफ बी अपॉन ई बी। इस ट्रायंगल का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई? कोस ए नहीं होता। और इस ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस बी नहीं होगा, वो दोनों इक्वल नहीं है। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी। क्या कर गया मैं? सुनना, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दे रखा है, मान लिया एंगल ए और एंगल बी इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल नहीं है भाई, तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल नहीं है। मुझे मतलब है इनसे डी ए अपॉन एफ बी सी ए अपॉन ई बी, डी ए अपॉन एफ बी सी ए अपॉन ई बी इक्वल नहीं है। डी ए अपॉन सी ए कर दिया, एफ बी अपॉन ई बी कर दिया, डी ए अपॉन सी ए कर दिया, एफ बी अपॉन ई बी कर दिया, इक्वल नहीं है। अब भैया अगर यही इक्वल नहीं है तो ये तो कोस ए और कोस बी के इक्वल है, कोस ए और कोस बी इक्वल नहीं है। पर तुम तो कहते कोस ए और कोस बी इक्वल है, तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे गलती है, इसको ठीक करो, ये ठीक होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। समझ रहे हो? ये भी एक प्रूव करने का तरीका है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये अपना है, इससे करो। ज़्यादा कन्फ्यूज़न ही नहीं है इसमें, तो बहुत कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न है भाई? पहले से ही पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है होना चाहिए छठा चैप्टर लगाना है और लास्ट में क्या इक्वल प्रूव करना है, उस हिसाब से तुम्हें के मानना पड़ेगा, उस हिसाब से ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा। इसमें तो डायरेक्ट लगाते चलो, कुछ पहले से ध्यान नहीं रखना कि इसको इसके नीचे ले गया, इसको इसके नीचे ले गया, सब सामने दिखेगा भाई। इक्वल नहीं है एंगल, सिमिलर नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है तो बस कोस ए और कोस भी बना दो, वो इक्वल नहीं है। पर वो तो दे रखा था इक्वल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ये बात थी। अब तीसरी बात, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर ऑफ सेम ट्रायंगल। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ये जो दोनों एक्यूट एंगल दे रखे हैं ना, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि ये एक ही ट्रायंगल के हैं, यानी कि ये है क्वेश्चन कि ये तो भैया 90 है, ये है ए और ये है बी, तो इसे कुछ और मान लो, सी मान लो। अगर इसमें बोल रखा होता कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है और प्रूव कर दो ए इज इक्वल टू बी, तो कैसे करेंगे? कोस ए और कोस बी इक्वल है, कोस ए क्या होएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सी ए अपॉन बी ए। कोस बी क्या होएगा? बी पे कोस लगाना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सी बी अपॉन बी ए। ये तो कट गया, बना क्या? सी ए अपॉन सी बी। सी ए और सी बी इक्वल है, सी ए और सी बी इक्वल है, सो एंगल ए इज इक्वल टू बी। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal. इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये वाली तो बात पड़ी ही होगी। तो बस अगर इक्वल से, अगर एक ही ट्रायंगल के हैं तो बात बहुत आसान है, अगर दोनों अलग अलग ट्रायंगल के हैं तो बात ऐसे प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसमें ना एक एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल है साइन वाला। एग्जाम्पल क्या है कि सेम एग्जाम्पल है कि उसमें ए और बी एक्यूट एंगल हैं और एंगल साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी है। प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये मैं वही अपने वाले तरीके से करवा रहा हूँ कि क्या करा, ये है एक ट्रायंगल, ये है एक ट्रायंगल, ये माना ए, ये है बी,
बोल रहा है ए और बी इक्वल प्रूव करने हैं। मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं भाई ए और बी इक्वल नहीं है, तो देख लेते हैं क्या होगा। ए और बी इक्वल नहीं है, अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। छठा चैप्टर, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम नहीं है। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज नॉट इक्वल। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज नॉट इक्वल। पहले रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए मान लेते हैं उसके नाम सी डी और ई एफ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज नॉट इक्वल, यानी कि सी डी अपॉन ई एफ नॉट इक्वल टू डी ए अपॉन एफ बी नॉट इक्वल टू सी ए अपॉन ई बी। ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है। मुझे परपेंडिकुलर, इस बार मुझे परपेंडिकुलर से मतलब है सी डी अपॉन ई एफ और सी ए अपॉन ई बी, मुझे इससे मतलब है ये चीज़। और हाइपोटेन्यूज वाली ये चीज़ कि सी डी अपॉन ई एफ नॉट इक्वल टू सी ए अपॉन ई बी। एक ही जो ट्रायंगल की चीज़ है वो मैं एक जगह ले गया, सी डी अपॉन सी ए इज़ नॉट इक्वल टू ई एफ अपॉन ई बी। एफ ई एफ को उधर ले गया, सी डी अपॉन डी ए क्या बनेगा, साइन ए। सी डी अपॉन सी ए साइन ए, ई एफ अपॉन ई बी साइन डी। इक्वल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन यार। इक्वल तो दे रखे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि तुमने कोई बात ऊपर गलत कर दी, तो कोई बात गलत कौन सी होगी, यही गलत होगी कि सो एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी। लो भाई, ये था सॉल्यूशन, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, तुम चाहो तो इससे भी कर सकते हो, ये बुक में कर रखा है, मतलब एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो ये है, पर ये कर लो ज़्यादा बढ़िया है, आगे तुम्हारी मर्जी। बात तो दोनों में सेम ही है, छठा चैप्टर लगाना है। ठीक है, तो 8.1 किसी के साथ ख़त्म।